हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 9th बायोटेक्नोलॉजी। इसकी पहली हेडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग की। दूसरी हेडिंग है आपकी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vectors and the host organism. ठीक है, तो नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट, अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है, पीछे जो भी 9.1 में आपने स्टडी किया है, डिस्कशन हुआ है, उन सब से हम जान चुके हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की होना ज़रूरी है। कैन बी एकम्प्लिश ओनली इफ़ वी हैव द की टूल। हमारे पास कुछ की टूल्स होने चाहिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे पास कुछ की टूल्स होने चाहिए, कुछ तकनीकी साधन होने चाहिए। उसके लिए क्या क्या होने चाहिए? हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होने चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम्स होने चाहिए, लाइगेजेस होने चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट ऑर्गेनिज्म भी होने चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास कुछ टूल्स का होना ज़रूरी है, और वे टूल्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेज, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। इतने चीज़ों का होना ज़रूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। आइए इनमें से कुछ के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है। उन टूल्स में से कुछ जो मेन टूल्स हैं उनके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टूल्स है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आप जानते हैं कि इससे कट किया जाता है। इससे क्या वर्क करते हैं? कट करने का काम करते हैं, डीएनए के पार्ट को काटने का काम करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, ध्यान समझिएगा। इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। ठीक है, तो 1963 में एस्चेरिया कोलाई में दो एंजाइम का पता लगा जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने का काम करते थे, रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते थे, रिस्ट्रिक्शन करने का काम करते थे। ठीक है, तो एस्चेरिया कोलाई के अंदर दो एंजाइम पता लगा जो कि बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, रोकने का काम करते थे, उसके ग्रोथ को रोक देते थे। In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। वर्ष
1963 में 2 एंजाइम अलग किए गए जो ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज के वृद्धि को रोक देते थे। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, उनमें से एक जो है वह डीएनए से मेथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम करता था। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, इनमें से एक मिथाइल ग्रुप को डीएनए से जोड़ने का काम करता था। वाइल द अदर कट डीएनए, जबकि दूसरा जो है डीएनए को काटने का काम करता था। द लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, आगे चलकर इसी को कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, जो डीएनए को काटने का काम करता था। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपकी सेकेंड टॉपिक चल रही है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें आपने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, और वे टूल्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेजेज एंजाइम, लाइगेजेज, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उन्हीं में से कुछ टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और पहला टूल्स है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को 1963 में एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से 2 एंजाइम को आइसोलेट किया गया था। इन 1963 द 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। एस्चेरिया कोलाई के अंदर से 2 एंजाइम को निकाला गया जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, रोकते थे। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, उनमें से एक एंजाइम जो था वो डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम करता था। वाइल द अदर कट डीएनए, जबकि दूसरा जो था वो डीएनए को काटने का काम करता था। द लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और उसी को आगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कहा गया। ठीक है, जो डीएनए को कट करने का काम करता था उसी को क्या कहा गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, देखिए ध्यान से, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज हिंद सेकेंड, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, ठीक है, उसका नाम है आपका हिंद सेकेंड। ठीक, अब यह हिंद सेकेंड जो नेम है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। हिंद में आप देख रहे हैं HIND सेकेंड, HIND सेकेंड, तो जो हिंद है आपका, ठीक है, वह हमें बताता है जो पहले 3 लेटर हैं, ठीक है, पहले जो 3 लेटर हैं वह है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हिंद मतलब हीमो, ठीक है, H मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और D सेकेंड जो है वो स्टेन को बता रहा है। हिंद सेकेंड डिनोट द ऑर्गेनिज्म इन विच द एंजाइम वाज डिस्कवर। ठीक है, हिंद जो है HIN जो है वह यह एंजाइम जिस ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर किया गया था उसके नाम पर हिंद रखा गया है। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकेंड किसमें मिला था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर मिला था। तो जो HIN है वह डिनोट द ऑर्गेनिज्म इन विच द एंजाइम वाज डिस्कवर्ड, एंड द 4th लेटर, ठीक है, जो 4th लेटर है D2, 4th लेटर कम्स फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, वह स्पेसिफिक स्टेन के लिए
आता है बैक्टीरिया के लिए। डी डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटर। जो D2 है वह स्टेन के लिए, बैक्टीरिया के स्टेन के लिए D2। डी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, तो हिन जो आप देख रहे हैं वह है, ठीक है, वह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर इस एंजाइम को डिस्कवर किया गया था। ठीक, तो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज इज हिंड सेकेंड, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस was isolated and characterized 5 years later। ठीक है, तो जो प्रथम एंडोन्यूक्लियेजेज हिंड सेकेंड, जिसका वर्क जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, इसका वर्क जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के एक स्पेशल सीक्वेंस पर कार्य करता है यह, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हिंड सेकेंड किस पर काम करेगा, कहाँ से काटेगा, तो वह डिपेंड करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। अगर डीएनए न्यूक्लियोटाइड में वह सीक्वेंस जहाँ पे होगा वहीं से उसको कट करेगा। हिंड सेकेंड का जो फंक्शन है वह डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के स्पेसिफिक पार्ट पे है, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और यह बात कब पता चला, वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। ठीक है, उसको आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, ठीक है, और उसके बारे में बताया गया 5 साल बाद। ठीक है, तो प्रथम जो एंडो न्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकेंड, जिसका कार्य है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर निर्भर है, और यह 5 वर्ष बाद अलग किया गया और पहचाना गया। ठीक है, इसे 5 वर्ष बाद अलग किया गया और पहचाना गया। इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यह पाया गया कि यह हिंड सेकेंड जो है वह हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही काटता है। हिंड सेकेंड डीएनए अणु को एक विशेष बिंदु पर काटते हैं। बाई रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, और वह स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, वह है 6 बेस पेयर। जहाँ पे वह 6 बेस पेयर मिलेगा वहीं पर वह कट मारेगा हिंड सेकेंड, वहीं से उसको काटेगा। जिस जगह पे वह 6 बेस पेयर पाए जाएंगे वहीं से कट होगा। बाई रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक है, 6 बेस पेयर पर ही वह कट करेगा हिंड सेकेंड। देखें ध्यान से, 6 बेस पेयर, यहाँ देखें, यहाँ पे 6 बेस पेयर कौन से हैं जहाँ पे कट करेगा वह 6 बेस पेयर हैं GAATTC। यहाँ देखें ध्यान से, GAATTC, GAATTC। ठीक है, तो इसमें 6 बेस पेयर हैं GAATTC, इसी से वह कट मारेगा जहाँ पर GAATTC होगा। देखें ध्यान से, GAATTC, यहाँ क्रम देखें, GAATTC, GAATTC, इसमें भी है GAATTC, GAATTC, इसमें भी है। ठीक, तो आप देखें यहाँ पे इसको कट किया जाएगा। एरो देखें, यह एरो, यह एरो, यहाँ से इसको काटा जाएगा, फिर इधर इसको कट किया जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कट करके वो अलग कर दिया गया, GAATTC को कट के अलग कर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों स्टिकी इंड जो हैं फिर आपस में जुड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो हिंड सेकेंड है वह एक डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही वर्क कर रहा है जहां पर वह कोड उसको मिल रहा है। इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट।
बाई रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक है, तो वह 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा और वहीं से उसको कट करता है। ठीक, आगे देखते हैं। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंड सेकेंड। यह जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इसे हिंड सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, हिंड सेकेंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाएगा इस 6 बेस पेयर को। ठीक है, तो दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ आर हिंड सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा कि हिंड सेकेंड जो है वह डीएनए अणु को, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर काटते हैं जहां 6 बेस पेयर के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं और इस विशिष्ट, ठीक है, बेस सीक्वेंस को हिंड सेकेंड का पहचान अनुक्रम कहा जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बिसाइड हिंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हिंड सेकेंड के अलावा आज जो है 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानकारी हो चुकी है। बिसाइड्स हिंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हिंड सेकेंड के अलावा आज जो है 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानकारी हो चुकी है। दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, जिसे 230 बैक्टीरिया से, ठीक है, अधिक स्ट्रेन से अलग किया गया है और जिनमें प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रम को पहचानना होता है। ठीक है, यह डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के कट मारते हैं। बिसाइड हिंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जिसे 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, अलग किया गया है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और प्रत्येक जो है अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानने का काम करते हैं। जैसे अभी आपने देखा हिंड सेकेंड जो है वह 6 बेस पेयर सीक्वेंस को पहचानता है और काटने का काम करता है, उसी तरह से आज जो है 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता चल गया है जो कि 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया से अलग किए गए हैं और ये अलग अलग सीक्वेंस को काटने का काम करते हैं। ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसे 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डिस्कवर किया गया था और इसके बारे में जो जानकारी हुई वो आगे 5 साल बाद हुई। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जानकारी हो चुकी है जो 230 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया से मिलते हैं, स्ट्रेन से अलग होते हैं और जो अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के काटने का काम करते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इन फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वह कैसे रखा जाता है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। ठीक है, तो पहला जो परंपरा है, जो नामकरण की परंपरा है इन एंजाइमों का, तो पहला जो शब्द है, पहला लेटर जो है वो वंश का है, उनके जीनस का है, एंड द सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेकेंड 2 लेटर हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल के स्पीसीज का नेम है, एंड द सेकेंड 2 लेटर कम फ्रॉम
द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आइसोलेटेड। जिस प्रोकैरियोटिक सेल से एंजाइम अलग किए गए थे उसका नेम है सेकेंड और थर्ड लेटर, और फर्स्ट लेटर जो होता है वह होता है जीनस का नेम, उसके वंश का नेम। ठीक है, तो द कन्वेंशन, ठीक है, जो कन्वेंशन है, जो परंपरा है एंजाइम के नॉमेनक्लेचर का, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। पहला नेम जो होगा वह जीनस से होगा। जैसे अभी हिंड सेकेंड में यच जो था वह किसका था? हीमोफिलस। हीमोफिलस जो था वह एक जीनस का नेम है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उसके बाद सेकेंड डी, स्टेन का नाम है सेकेंड डी। तो द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर कम फ्रॉम स्पीसीज द प्रोकैरियोटिक सेल विच दे वेयर आइसोलेटेड। और सेकेंड लेटर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है जिससे उसको अलग किया गया था। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के अंदर से अलग किया गया था, और उसका जीनस क्या है? हीमोफिलस है। और 2D, ठीक है, 2D क्या है? D2 क्या है? तो D2 जो है स्टेन का नाम है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल है इको R1। इको R1 कम फ्रॉम एस्चेरिया कोलाई RY13। देखे ध्यान से, इको R1 कम फ्रॉम एस्चेरिया कोलाई R113। अब ये इको R1 जो है एंजाइम, ठीक है, इसमें क्या क्या यूज हुआ? एस्चेरिया कोलाई R1, इसके बारे में। तो इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्टेन। ठीक है, तो जो स्टेन है उसके नेम पर आपका R है, लेटर R स्टेन के बारे में बताता है R। जैसे अभी हिंड सेकेंड में जो D सेकेंड था वह स्टेन के बारे में बताता था, उसी तरह से इको R1 में R जो है वह स्टेन के बारे में बता रहा है, और इको मतलब एस्चेरिया कोलाई के बारे में। इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्टेन। ठीक है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेटिंग ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड द स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। और जो रोमन लेटर है वह इंडिकेट करता है ऑर्डर को, जिस स्टेन से एंजाइम को अलग किया गया था बैक्टीरिया से। ठीक है, तो रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एंजाइमों का नॉमेनक्लेचर है वह पहला शब्द जो है जीनस का है, और दूसरा और तीसरा शब्द जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्पीसीज से लिया गया है जिससे उसको आइसोलेट किया गया था। जैसे कि इको R1 एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, RY13। इको R1 में जो लेटर R है वो स्टेन के नाम से लिया गया है, और नाम के बाद जो रोमन डिजिट हैं, रोमन अंक हैं, उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको बैक्टीरिया के स्टेन से एंजाइम अलग किए गए थे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएजेज। तो यह जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वे एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स में रखे गए हैं जिनको हम न्यूक्लिएजेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंजाइम्स के एक बड़े क्लास के हिस्से हैं जिन्हें हम न्यूक्लिएजेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंगिंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएजेज। दीज आर टू काइंड। ठीक है, इनके दो प्रकार हैं, एक है आपका एक्सोन्यूक्लिएजेज और एक है एंडोन्यूक्लिएजेज। ठीक है, तो अभी आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात की। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं
वह एक लार्जर क्लास के एंजाइम हैं जिन्हें हम न्यूक्लिएजेस कहते हैं। और ये दो काइंड्स होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लिएजेज और एक होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेज। एक्सोन्यूक्लिएजेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो एक्सोन्यूक्लिएजेज हैं वे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, डीएनए के किनारे से। डीएनए के किनारे से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम एक्सोन्यूक्लिएजेज करता है। एक्सोन्यूक्लिएजेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। डीएनए के एंड से, डीएनए के किनारे से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एक्सोन्यूक्लिएजेज। ठीक है, वेयर एज जबकि एंडोन्यूक्लिएजेज, ठीक है, एंडोन्यूक्लिएजेज में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। जबकि एंडोन्यूक्लिएजेज जो है वह डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे कट मारता है। एंडोन्यूक्लिएजेज में कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लिएजेज जो है डीएनए के अंदर घुस के काटता है, जबकि एक्सोन्यूक्लिएजेज जो है किनारे पर काटता है। और ये दोनों न्यूक्लिएजेज जो हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, और ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक लार्जर ग्रुप में आते हैं जिसे हम न्यूक्लिएजेज कहते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएजेज। These are two kinds, exonucleases and endonucleases. Exonucleases remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonucleases may cut at a specific position within the DNA. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूक्लिएजेस जो होते हैं एक ग्रुप है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आते हैं, और इसके दो प्रकार हैं, एंडोन्यूक्लिएजेज एंड एक्सोन्यूक्लिएजेज। ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएजेज आपने देखा कि यह जो है डीएनए को इंड किनारे से काटता है, जबकि एंडोन्यूक्लिएजेज जो है वो डीएनए के भीतर से काटता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, ठीक है, ये जो प्रत्येक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, each restriction endonucleases functions by inspecting the length of DNA sequence। ठीक है, प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के इंस्पेक्शन के बाद कार्य करता है। पहले वह इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद वर्क करता है, पहले वह जांच करता है। ठीक है, तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग, वह वर्क करेगा लेकिन पहले क्या करेगा? इंस्पेक्टिंग, पहले वह जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद वर्क करेगा, पहले वह इंस्पेक्टिंग करेगा द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के लेंथ पे इंस्पेक्टिंग करेगा, जांच करेगा, उसके बाद वह अपना फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। तो प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। ठीक है, तो ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। वंस, ठीक है, वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, जब इसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है, ठीक है, जब उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, मिल जाएगा, इट विल बाइंड टू द डीएनए, तो वह डीएनए से जुड़ जाएगा। पहले वह इंस्पेक्टिंग करेगा, खोजेगा, और जब उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा तो वह उसी से जुड़ जाएगा। ठीक, once it find its specific recognition sequence, it will bind to the DNA, तब वह DNA से जुड़ जाएगा, and cut each of the two strand of double helix।
ठीक है। उसके बाद वह डबल हेलिक्स के 2 स्टैंड को कट कर देगा एंड कट ईच ऑफ द 2 स्टैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फास्फेट बैकबोन्स। सुगर फास्फेट बैकबोन्स जो हैं उनके स्पेसिफिक पॉइंट से वह 2 स्टैंड को डबल हेलिक्स के काट देगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स हैं वह पहले इंस्पेक्टिंग करते हैं, पहले जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए सीक्वेंस की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करते हैं, और जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पा जाते हैं, तब यह डीएनए से जुड़ जाते हैं और डबल हेलिक्स के दोनों स्टैंड को शर्करा फास्फेट जो है, दोनों स्टैंड के सुगर फास्फेट बैकबोन के स्पेसिफिक सेंटर्स पर काटता है, स्पेसिफिक सेंटर्स पे काटता है। ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ठीक है। तो प्रत्येक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वह डीएनए में स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है वह डीएनए के पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग एक फिगर का डिस्कशन करते हैं, फिगर नंबर 9.1। ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखें, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। इस फिगर में एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन के बारे में बताया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह एक वेक्टर डीएनए है और यह आपका फॉरेन डीएनए है। ठीक। तो द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। एंजाइम्स जो है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वह दोनों डीएनए को सेम साइट पे काटेगा। द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। ठीक है। वह सेम साइट पे काटेगा। वेक्टर डीएनए को भी वैसे ही काटेगा जैसे फॉरेन डीएनए को काटेगा, सेम साइट पे काटेगा। ठीक है। एंजाइम है आपका इको आर1 जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इको आर1 जैसे हिंड सेकेंड था उसी तरह से इको आर1 है। इको आर1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस। ठीक है। इको आर1 जो है वह कट कर रहा है, इको आर1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए ओनली। जी और ए के बीच में जो बेसेस होंगे उन्हीं को काटेगा यह। इको आर1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। जब डीएनए पे सीक्वेंस होगा GAATTC तब यह कट मारेगा। यहाँ सीक्वेंस देखें, यहाँ पर GAATTC है तो इसको यह कट करेगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सीक्वेंस है, इसमें भी सीक्वेंस है GAATTC, इसमें भी वही सीक्वेंस है। इन दोनों को काटेगा कौन? इको आर1। तो द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। ठीक है। एंजाइम्स इको आर1 जो है वह दोनों डीएनए स्टैंड को सेम साइट पे कट करेगा, वेक्टर डीएनए को भी, फॉरेन डीएनए को भी। ठीक है।
तो इको R1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस, देखें इको R1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस G एंड A ओनली। इको R1 जो है डीएनए बेस को काटता है G और A के बीच में। कब? When the sequence GATTC is present in the DNA, ठीक है, जब GAATTC प्रेजेंट होंगे डीएनए में तब, ठीक है। तो इन दोनों पर इको R1 ने अपना वर्क किया। इको R1 जो है वेक्टर डीएनए पर भी और फॉरेन डीएनए पर भी, दोनों पे इको R1 अपना वर्क कर रहा है, ठीक। दोनों को काट के अलग कर दिया। अब दोनों में स्टिकी इंड बच गए। कटने के बाद जो बच गया इंड वो कैसा है? स्टिकी इंड, ठीक है। अब यह वेक्टर डीएनए के पास भी स्टिकी इंड है और फॉरेन डीएनए के पास भी स्टिकी इंड है कटने के बाद। अब यह वेक्टर जो फॉरेन डीएनए है का स्टिकी इंड वेक्टर डीएनए की स्टिकी इंड से आके जुड़ जाएगा, यह आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी इंड, डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे स्टिकी इंड पे ज्वाइंट हो जाएंगे, देखें आके ज्वाइंट हो जाएंगे, और ज्वाइंट होने पर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। ज्वाइंट होते ही आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और जिसका नाम है इको R1। एंजाइम का क्या नाम है? इको R1, ठीक है। चलो, तो यह था आपका फिगर नंबर 9.1 के बारे में। अभी आपने बात की थी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइडेज जो हैं वह पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर वर्क करते हैं। तो हम लोग पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, देखें ध्यान से। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर, ठीक है, क्या आप पैलिंड्रोम के बारे में जानते हैं? डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर, पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम का मतलब अगर आगे से जो वर्ड आए उस पीछे से भी वही वर्ड आए उसे पैलिंड्रोम कहेंगे, समझे इसको। These are group of letters that form the same word when read both forward and backward। यह ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनको आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें सेम वर्ड होगा। जैसे कि आप मलयालम, मलयालम, तो मलयालम जो है चाहे इसको आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें एक ही वर्ड होगा मलयालम। तो यह एक पैलिंड्रोम वर्ड बनेगा, ठीक है। तो डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर, पैलिंड्रोम के बारे में आपने समझ गया कि दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म अ सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एग्जांपल मलयालम, ठीक है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरफ से जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है, पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है, ठीक है। एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम, ठीक है। जब रीडिंग जो होगा सेम होगा तब एक जैसा पढ़ा जाएगा। शब्द जो पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है, डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो पढ़ने में, ठीक है, सीक्वेंस को समान रखने पर, ओरिएंटेशन को समान रखने पर
दोनों स्टैंड में एक जैसा पढ़ा जाता है, दोनों स्टैंड में एक जैसा पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन 3 to 5 डायरेक्शन। चाहे आप 5 to 3 डायरेक्शन में रीड करें, चाहे आप 3 to 5 डायरेक्शन रीड करें, आप वही पढ़ेंगे। 5 to 3 डायरेक्शन में GATTC, या फिर 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है, 3 to 5 डायरेक्शन में जाएं तो CTTAAG हो जाएगा। लेकिन 5 to 3, 5 to 3, ठीक है। तो इसमें आपने देखा, ठीक है, तो अगर 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ा जाए GAATTC या 3 to 5 डायरेक्शन में पढ़ा जाए CTTAAG, तब भी यह बात सही बैठती है DNA के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पैलिंड्रोम, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम आर? तो दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड when read both forward and backward. Example, Malayalam. As against a word palindrome where the same word to read in both direction. ठीक है, पैलिंड्रोम के अगेंस्ट भी वर्ड हैं जिसे आप सेम डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन। द पैलिंड्रोम इन DNA इज ए सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ठीक है। पैलिंड्रोम जो DNA में है वह भी एक सीक्वेंस है। द पैलिंड्रोम इन DNA इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ठीक है। DNA में जो पैलिंड्रोम है वह बेस पेयर का सीक्वेंस है, ठीक है। द पैलिंड्रोम इन DNA इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड, ठीक है, जिसे दो स्टैंड पे पढ़ने पर सेम ही होता है। द रीड सेम ऑन द टू स्टैंड व्हेन ओरिएंटेशन रीडिंग इज केप्ट द सेम। अगर ओरिएंटेशन रीडिंग जो सेम होगा तो उसे सेम पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन रीडिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन। अगर इसे 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें, ठीक है, तो सेम सीक्वेंस रीड होगा। जैसे 5 to 3 GAATTC और फिर उल्टा 5 to 3 आए तब भी GAATTC होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन 3 to 5 डायरेक्शन। अगर 3 to 5 डायरेक्शन में भी पढ़ें तब भी सही होगा। 3 से 5 जाना है तो CTTAAG, और उधर 3 to 5 आना है तो CTTAAG। तो 3 से 5 इसको भी पढ़ना होगा और 3 से 5 इसको भी पढ़ना होगा। अगर 5 to 3 पढ़ रहे हैं तो 5 to 3 इसको भी पढ़ना होगा, 5 to 3 इसको भी पढ़ना होगा, तो सेम, ठीक है, बेस पेयर आपको मिलेंगे। तो यह DNA में पैलिंड्रोम मिलते हैं, ठीक। आगे देखें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वे छोटे टुकड़ों में जहाँ पे पैलिंड्रोम होते हैं उनको कट करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स DNA के सीक्वेंस को पैलिंड्रोम साइट के केंद्र से थोड़ी दूरी पर, ठीक है, बट बिटवीन द सेम टू बेसेज ऑन द अपोजिट स्टैंड, ठीक है, लेकिन वे अपोजिट स्टैंड में कट करते हैं। देखें ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पैलिंड्रोम साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोम साइट से थोड़ी दूर पर DNA स्टैंड को काटते हैं, लेकिन बट बिटवीन द सेम टू बेसेज ऑन द अपोजिट स्टैंड, ठीक है, लेकिन सेम तरह के दो बेस हों अपोजिट स्टैंड पे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA स्टैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ी दूर पर लेकिन
अपोजिट स्टैंड में दो सेम बेस के बीच काटते हैं, दो सेम बेस के बीच काटते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइड बट बिटवीन द सेम टू बेसेस एट द अपोजिट स्टैंड। ठीक है, तो सेम टू बेसेस जो कि अपोजिट स्टैंड पे हैं उनको काटने का काम करेंगे पैलिंड्रोम साइड से थोड़ी दूरी पर। दिस लीव्स सिंगल स्टैंड पोर्शन एट द एंड। ठीक है, जिसके कारण सिरे का एक स्टैंड रह जाता है, जिससे सिरे का एक स्टैंड क्या रहता है, बच जाता है और एक स्टैंड कट के अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों स्टैंड को नहीं काटता है, एक स्टैंड को काटेगा और एक स्टैंड रह जाएगा। जैसे देखें ध्यान से, इसमें जो है एक स्टैंड को कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, ऊपर से यहाँ पे कट हो गया, तो यह हिस्सा तो कट हो गया लेकिन नीचे वाला है। इसमें आप देख रहे हैं कि इधर से कट हो गया, ठीक है, वहाँ से कट हो गया आपका, और अब यह कट हो गया और यह नीचे का हिस्सा कट हो गया, ऊपर का हिस्सा है। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वह पैलिंड्रोमिक सेंटर से थोड़ी दूर डीएनए स्टैंड को काटता है, लेकिन ठीक है, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस एट द ऑन द अपोजिट स्टैंड। सेम टू बेसेस काटता है लेकिन अपोजिट स्टैंड से काटता है। बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्टैंड। दिस लीव सिंगल स्टैंड पोर्शन एट द एंड, जिससे सिंगल स्टैंड पोर्शंस जो हैं किनारे पर बचे रहते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक स्टैंड रह जाता है। देयर आर ओवरहैंगिंग, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज कॉल्ड स्टिकी एंड। ठीक है, यह जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज है इसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। ऑन ईच स्टैंड, प्रत्येक स्टैंड पर एक स्टिकी एंड जो है ओवरहैंगिंग हो जाएगा। प्रत्येक स्टैंड में, ठीक है, एक ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड जो है मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पर एक स्टिकी एंड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक स्टिकी एंड मिल गया, इस साइड पे भी आप एक स्टिकी एंड मिल गया जब कट करता है। These are named so because they form hydrogen bond which their complementary cut counterpart। ठीक है, इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने कॉम्प्लीमेंट्री कटे, ठीक है, सीक्वेंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उधर से जो कटा है, वहाँ से जो कटा है, उन दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, दोनों स्टिकी एंड के बीच में। ठीक है, तो दीज आर नेम सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएगा, इसलिए इसे स्टिकी एंड कहा जाता है। स्टिकी एंड कहा जाता है कि ये दोनों सिरे जो कटे हैं एक दूसरे के, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के मिल जाएंगे। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो यह जो स्टिकी एंड्स हैं इनको डीएनए लाइगेज के हेल्प से चिपक जाएंगे। एंड्स का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। यह जो स्टिकनेस है, चिपचिपापन है किनारों पे, वह डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन में हेल्प करता है, फैसिलिटी देता है। Restriction endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA. Restriction endonuclease
ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिकॉम्बिनेंट अणु, डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने में किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को तैयार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है। विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स जीनोम। ठीक है, जो कि अलग अलग सोर्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, एंडोन्यूक्लियस हैं, इनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करने किया जाता है, जो कि डिफरेंट सोर्स से, जीनोम से, डीएनए से मिलकर बने होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स जीनोम। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ये काटे जाते हैं, व्हेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट बनता है उसका स्टिकी एंड जो है सेम काइंड का होता है, सेम प्रकार का होता है। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। ठीक है, तो जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट तैयार होगा उसका स्टिकी एंड जो है सेम काइंड होगा। एंड दिस कैन बी ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, और ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे इन टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के हेल्प से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाला जो डीएनए सेगमेंट है में समान प्रकार के स्टिकी एंड होंगे जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए लाइगेज की साथ दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। फिगर 9.2 यहाँ देखें, यह आपका फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए, और यह आपका वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड। ठीक, और यह आपका फॉरेन डीएनए। इसको कट कर रहा है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखें ध्यान से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो एक ही तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है फॉरेन डीएनए को भी कट कर रहा है और ठीक है, और वेक्टर डीएनए को भी कट कर रहा है। जो कट करने वाला है वह एक ही तरह का एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम है। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। जिस स्पेसिफिक पॉइंट से इसको कट कर रहा है फॉरेन डीएनए को, उसी तरह के स्पेसिफिक पॉइंट से वेक्टर डीएनए की भी कटिंग हो रही है। ठीक, अब एक दूसरा एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। ठीक, लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। लाइगेज जो है वह फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज जो है वह फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ देगा। यह जो आपका फॉरेन डीएनए है इसके कटे हुए पार्ट को प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और जब यह फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड से ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा और यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ई कोलाई, जो कि
क्लोनिंग होस्ट है ई कोलाई, इसके अंदर इसको इंटर करा दिया गया और उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट देने पर अब सेल डिवाइड होने लगेंगे और बहुत सारे सेल तैयार हो जाएंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं तो कटे हुए सिरे आपस में फिर से जुड़ जाते हैं डीएनए लाइगेज के मदद से। व्हेन कट द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड, जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उसमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड होते हैं। दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज की मदद से ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली, ठीक है। अब आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि अनलेस वन कट द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, कि सामान्यतः जब एक वेक्टर और एक सोर्स डीएनए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं, ठीक है, जब नहीं काटे जाते हैं द रिकॉम्बिनेशन वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, तब रिकॉम्बिनेशन डीएनए मॉलिक्यूल नहीं तैयार किया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना चाहिए दोनों की कटिंग करने के लिए। आपको फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को काटने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए, तभी स्टिकी एंड आपस में डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ेंगे। अगर सेम नहीं रहेंगे तो आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए विद इन द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब आप पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि सामान्यतः जब तक वेक्टर डीएनए, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है, संवाहक डीएनए है और सोर्स डीएनए एक ही एंडोन्यूक्लियस द्वारा नहीं काटे जाते, तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।